31 मार्च 1970 जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 351 टोक्यो से फुकुओका जाने के लिए टोक्यो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। प्लेन में कुल 122 पैसेंजर होते हैं, जिसमें कुछ बड़े लोग भी मौजूद रहते हैं, जिनमें पेप्सिको के बड़े अधिकारी, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और जापान के एक उभरते हुए फेमस रॉक बैंड की बेस गिटारिस्ट जैसी हस्तियां शामिल थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इस प्लेन में अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले चंद मिनटों में उन्हें खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला है। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे और जहाज माउंट फूजी के साउदर्न फेस के ऊपर उड़ रहा था। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा था। तभी एक लाल कपड़ा पहना हुआ इंसान अपनी सीट से उठता है और एक स्पेशल अनाउंसमेंट करता है। वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये थी कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। उस इंसान का नाम टाकामारो तामिया होता है, जिसकी उम्र करीब 27 साल की होती है। लेकिन उसके इस अनाउंसमेंट से किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि पैसेंजर्स को लगता है कि ये कोई मजाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले इतिहास में जापान ने कभी भी अपने देश में प्लेन हाईजैक जैसी कोई घटना न देखी थी न सुनी थी। लेकिन तभी वो इंसान अपने पास छिपी हुई तलवार बाहर निकालता है और लोगों को चीख चीख के कहने लगता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। और तभी खौफ का एक दूसरा ही पहलू लोगों के सामने आता है, जब प्लेन में बैठे हुए 9 कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उनके पास तलवार, छोटी पिस्टल और बॉम्ब देख लोग बुरी तरह से सहम जाते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स टोक्यो और क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो खुद को कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का हिस्सा बताते हैं और ये भी कि वो जापानीज रेड आर्मी के मेंबर हैं। अभी लोग खौफ को संभाले हुए थे कि रॉक बैंड की बेस प्लेयर भी एक तलवार निकालकर ये घोषित कर देती है कि वो भी इस हाईजैक का हिस्सा है। अब सारे पैसेंजर घबरा चुके थे। इसके बाद टाकामारो तामिया और उसके कुछ साथी पायलट तक पहुंचने के लिए उनके कैबिन के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और दरवाजा तोड़कर वो अंदर जाते हैं, जहां सबसे पहले कंट्रोल रूम से जुड़े सारे रेडियो सिग्नल को तोड़ दिया जाता है ताकि इस हाईजैक की कोई सूचना ना दे पाए। और उसके बाद वो पायलट पर यह दबाव बनाते हैं कि फ्लाइट को वो क्यूबा की तरफ ले चले, क्योंकि उनका मानना था कि उस समय क्यूबा में फैले हुए फिदेल कैस्ट्रो के कम्युनिज्म मूवमेंट से जुड़कर ही वो जापान में भी क्रांति ला सकेंगे। लेकिन पायलट ने उन्हें समझाया कि प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल है कि वो जापान के फुकुओका एयरपोर्ट तक ही जा सकते हैं। ये बात सुनकर उन्हें मजबूरन पायलट के कहे अनुसार फुकुओका एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ा। इसके बाद टाकामारो तामिया ने जापान के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर को फोन लगाया और उन्हें ये बताया कि उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। वो फुकुओका एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, इसलिए अगर वो सारे यात्रियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर प्लेन में भरने के लिए फ्यूल का इंतजाम कर दें। इसके बाद ये मामला पूरे जापान में फैल जाता है और सब उस प्लेन की लाइव अपडेट लेने में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है हाईजैकर से नेगोशिएशन की कहानी, जिसमें सरकारी अफसर उस डील पर मान जाते हैं कि एयरपोर्ट पर प्लेन में फ्यूल भर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले हाईजैकर 21 यात्रियों को रिहा करेंगे। और ऐसा ही हुआ। प्लेन जैसे ही फुकुओका एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसमें से करीब 21 यात्री बाहर आ जाते हैं और वादे के मुताबिक प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है। इसके बाद भी एक दिक्कत और रह जाती है, क्योंकि क्यूबा इतना दूर था कि प्लेन लगातार चलते हुए वहां नहीं जा सकता था। इसी बीच में एक स्टॉप लेना ही पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब इस समस्या को देखते हुए टाकामारो तामिया ने यह तय किया कि अब हम क्यूबा ना जाकर नॉर्थ कोरिया जाएंगे, जो कि उस वक्त की एक और कम्युनिस्ट कंट्री थी, जो कम्युनिज्म मूवमेंट को पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी। और इसके साथ ही जापान के अधिकारियों से बात करते हुए टाकामारो तामिया ने यह कहा कि अब हमें नॉर्थ कोरिया जाना है। क्योंकि फ्लाइट के पायलटों के पास नॉर्थ कोरिया का कोई मैप मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें नॉर्थ कोरिया का एक मैप जल्दबाजी में दिया गया और उसी मैप के सहारे फ्लाइट ने उड़ान भरी और वो नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट प्योंगयांग के लिए रवाना हो गई। अंदर बैठे हुए हाईजैकर्स काफी खुश थे कि उनकी क्रांति ने सच रूप लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद फ्लाइट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गई। पायलट ने फिर हाईजैकर को बताया कि अगर हम इस डीमिलिटराइज्ड जोन में गए तो मुमकिन है नॉर्थ कोरिया के एयर फाइटर प्लेन उन पर हमला बोल दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को इस प्लेन के आने की कोई जानकारी नहीं थी। पायलट की इस चेतावनी के बाद भी हाईजैकर की जिद पर प्लेन को डीमिलिटराइज्ड जोन में ले जाना पड़ा और तुरंत बादलों के बीच छुपे हुए कोरियन फाइटर प्लेन ने फ्लाइट पर हमला बोल दिया और करीब 2 मिनट तक उस पर गोलियां बरसाते हुए निकल गए। खैर, प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ और सबकी जान में जान आ गई। लेकिन अब इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि प्योंगयांग एयरपोर्ट को ढूंढना, क्योंकि जो मैप था उसमें एयरपोर्ट का कोई नक्शा ही नहीं था।
पायलट लगातार रेडियो सिग्नल के तहत एयरपोर्ट से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब पायलट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उस मैप को जब पायलट ने गौर से देखा तो उस पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे पायलट का दिमाग खुल गया। दरअसल वो मैप कोई आम मैप नहीं था, बल्कि उस पर छुपाकर एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी लिखकर भेजी गई थी। पायलट ने हाईजैकर से बचते हुए रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट किया और जो उधर से आवाज आई उसने इस कहानी को नया ही मोड़ दे दिया। हुआ यूं कि प्लेन को तो जाना था नॉर्थ कोरिया, लेकिन जो मैप दिया गया था उस हिसाब से प्लेन जापान के मित्र देश साउथ कोरिया की तरफ बढ़ने लगा और वो फ्रीक्वेंसी भी वहीं के एयरपोर्ट से कनेक्ट हो गई। उधर से पायलट को समझाया गया कि आप ये रिएक्ट कीजिए कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं और आप प्योंगयांग एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं। इसके बाद पायलट ने उन्हीं के कहे अनुसार सब कुछ किया और प्लेन को उनके बताए हुए डायरेक्शन पर चलाता रहा। इधर साउथ कोरिया ने अपने एयरपोर्ट और अपने आसपास के इलाकों को ऐसा बना दिया कि उसे देखकर यही लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया है। सारे होर्डिंग्स, बोर्ड, एडवर्टीजमेंट, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर लगा झंडा भी, सब कुछ नॉर्थ कोरिया का कर दिया गया। सारे एयरपोर्ट्स ऑफिसर्स ने वर्दी भी उन्हीं के हिसाब से पहन ली। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का कम्युनिस्ट गीत गाने के लिए एक्टिंग स्कूल से कुछ बच्चों को भी बुला लिया गया। अब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट से अनाउंस होता है कि हमारे सारे कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का स्वागत है। ये बोलने के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि एक्सेंट बिल्कुल भी नॉर्थ कोरियन ही हो। इसके बाद बच्चों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अब हाईजैकर्स को लग गया कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं और वो काफी खुश थे। इसके बाद एक ऑफिसर प्लेन के गेट पर जाकर उन्हें बाहर बुलाता है, जिसके बाद उनका लीडर उस ऑफिसर से मिलता है। ऑफिसर उसका नॉर्थ कोरिया में स्वागत करता है, जो कि असल में साउथ कोरिया था, और बिना किसी मुश्किलात के उन सारे हाईजैकर को एक वैन में बिठा देता है। और जैसे ही वैन में बैठते हैं, प्लेन अपने बचे हुए यात्रियों के साथ वापस जापान के लिए निकल पड़ता है और वैन में बैठे हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से बिना किसी खून खराबे के जापान के इतिहास का पहला एयरप्लेन हाईजैकिंग खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये अजीबोगरीब हाईजैकिंग की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दो ना। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।